हेलो नमस्कार बच्चों। आप सभी का स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां अभी आप लोगों को मिल रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोज। कक्षा 12 के, कक्षा 10 के मिलने शुरू हो गए हैं साइंस के। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी नज़रों से ये बेशकीमती चैनल ओझल नहीं हो जाए। तो मैं हूं एसपी सुंडा, आपका दोस्त। आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की केमिस्ट्री का पार्ट विलियन। विलियन क्या क्या पढ़ा अपन ने पढ़ लिया सर विलियन के प्रकार, यूं कहूं परिभाषा। परिभाषा पढ़ी, प्रकार पढ़ा, सांद्रता के पद पढ़े। सांद्रता के पद जिनमें अपन ने पढ़ लिया द्रव्यमान प्रतिशत, अपन ने पढ़ा आयतन प्रतिशत, अपन ने पढ़ा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अपन ने पढ़ा मोल अंश, जिसे मोल भिन्न भी कहते हैं। मोल भिन्न, मोल प्रभाज भी बोलते हैं। मोलरता और मोललता, यहां तक अपन ने चीजें पढ़ी। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अपन ने पढ़ा गैस की द्रवों में विलेयता। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक वगैरह पढ़े। ठोस की द्रव में विलेयता, विलेयता ठोस की द्रव में विलेयता और गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में विलेयता में अपन ने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, हेनरी का नियम। हेनरी का हेनरी का नियम, यहां तक चीजें अपन ने कर ली है। अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि सर विलियन होते हैं ठोस विलियन, एक होते हैं द्रव विलियन, और एक होते हैं गैसीय विलियन। और ये नाम किस आधार पे पड़े थे कि देखो, विलायक यदि विलायक ठोस है, अब जो विलेय है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। वो विलियन कहलाते हैं ठोस विलियन। यानी वे विलियन जिनमें विलायक ठोस अवस्था में हो, ठोस विलियन कहलाते हैं। उसी प्रकार अगर अपन बात करें तो वे जिनमें विलायक द्रव अवस्था में हो, ये क्या कहलाते हैं? द्रव विलियन। और जिनमें विलायक गैस अवस्था में हो, वो कहलाते हैं गैसीय विलय। ये ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी और गैस भी। विलय कुछ भी हो, विलायक की जो भौतिक अवस्था है उसके आधार पर अपन विलियन के प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है, अपने सिलेबस में मोस्टली ये है द्रव विलियन। और द्रव विलियन में अपन पढ़ चुके हैं ठोस का द्रव में और गैस का द्रव में। अब अभी आज अपन पढ़ेंगे द्रव विलीन, यानी द्रव का द्रव में विलीन। मैं ये लिख देता हूं, द्रव द्रव विलीन। ये देखो, है तो कॉमन सेंस की बात, पर कई बार बच्चों को मिसगाइडेंस की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ टॉपिक्स में क्लियरेंस नहीं होता। जैसे एक छोटी सी बात है कि बच्चे द्रव्य और द्रव्य इनको एक समझ बैठते हैं। एक नहीं है बेटा ये। द्रव्य का तो मतलब है लिक्विड, और द्रव्य का मतलब है पदार्थ। पदार्थ मानी मैटर। जहाँ हम खड़े होते हैं वहां मैटर बड़े बड़े। याद रखना, द्रव्य द्रव्य की एक भौतिक अवस्था है जो तीन होती है ना, ठोस द्रव्य गैस।
द्रव्य मानी पदार्थ मानी मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें कंफ्यूज कभी मत रहना। द्रव्य तो है फिजिकल स्टेट यानी एक भौतिक अवस्था है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, चलो तो अपन पढ़ रहे थे द्रव विलयन, या यूं लिख दूं द्रव द्रव विलयन। अब क्या है द्रव द्रव विलयन? तो जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि द्रव विलयन का मतलब है वे विलयन जिनमें विलायक द्रव अवस्था में हो, और द्रव द्रव विलयन का मतलब है जिसमें विलय भी द्रव अवस्था में हो और विलायक भी द्रव अवस्था में हो। जैसे अपन बात करें, मान लो अब इसमें एक टॉपिक आएगा वाष्प दाब, कुछ टर्म्स आएंगे इनको थोड़ा पहले समझ लेते हैं। वाष्प दाब, एक इसके आगे कई बार वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा साम्य वाष्प दाब, पहले ये समझते हैं। देखो मान लो ठीक है, साम्य वाष्प दाब क्या है पहले ये समझते हैं। वाष्प दाब क्या, अपन ने कोई पात्र लिया और इस पात्र में अपन ने पानी रख दिया, कोई भी द्रव है, और द्रव कैसा होना चाहिए? वाष्पशील द्रव। वाष्पशील द्रव, वाष्पशील द्रव का क्या मतलब है बेटा? कि वो द्रव है जिसको अगर टेम्परेचर मिलेगा, ताप मिलेगा, चाहे सूर्य का प्रकाश मिले या गर्म करे, तो वो वाष्प में कन्वर्ट होता जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। तो हमने अगर इसमें वाष्पशील द्रव्य लिया तो समय के साथ इसकी वाष्प बन, और वाष्प बन के ये वायुमंडल में चला जाए, वाष्प बन। ठीक है जी। अब इसका एक दूसरी तरीके पर अपन ध्यान देते हैं, दूसरी कंडीशन पर ध्यान देते हैं। देखो जैसे मान लो अपने पास एक पात्र है, सॉरी में वही लिक्विड है, ध्यान से समझना। आपकी बार क्या किया आपने, इसको खुला न छोड़ के बंद कर दिया सर, पात्र को बंद कर दिया, समझना। अब क्या होगा, यहाँ तो वही है, वाष्पशील द्रव है, कोई भी द्रव हो सकता है जो वाष्प बनता है, पानी मान के चल लो चाहे। अब ये वाष्पशील द्रव क्या करेगा? वाष्प बनेगा सर, वाष्प बनेगा, वाष्पन होगा इसका। अब क्या होगा, इसकी वाष्प बनती जाएगी, मगर कहीं मतलब ये क्या होगा, ये वाष्प ऊपर से टकरा के वापिस, जैसे इससे टकराएगी तो अपनी ऊर्जा खो देगी और खो के वापिस बदलना शुरू हो जाएगी द्रव में, द्रव में वापिस बदलना शुरू हो जाएगी। यानी यहाँ हो क्या रहा है, पहले द्रव बदल रहा है वाष्प में, और थोड़ी देर बाद में वाष्प वापिस बदलने लग गई द्रव में। द्रव किसमें बदल रहा है? वाष्प में, और वाष्प जब ऊपरी सतह से टकराती है तो वापिस बदलने लग जाती है द्रव में। एक ऐसी अवस्था आएगी तब जितना द्रव वाष्प में बदल रहा है, जितना द्रव वाष्प में बदल रहा है, उतना वाष्प, उतनी वाष्प वापिस किस में बदलना शुरू हो जाएगी? द्रव में। यानी जितना द्रव वाष्प में बदल रहा है टकरा के, उतना का उतना ही वाष्प वापिस द्रव में बदल रही है। एग्जाम्पल ले, यहां से मान लो एक द्रव का कण वाष्प में बदल रहा है ना, तो एक वाष्प का कण वापिस किस में बदल रहा है? द्रव में। द्रव वाष्प में और वाष्प द्रव में। जब द्रव के वाष्प में बदलने की दर और वाष्प के वापिस द्रव में बदलने की दर बराबर हो जाए, इसे कहते हैं साम्यावस्था, या साम्यावस्था, या साम्यावस्था।
साम्यावस्था। और जब द्रव्य और वाष्प में यानी गैस में साम्यावस्था आ जाए, तब जो वाष्प है वो भी द्रव्य की सतह पर एक क्या लगाती है, दाब। तो वाष्प द्वारा, सुनना यहां, अब समझ में आएगा एकदम इजीली। वाष्प देखो, वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। वाष्प द्वारा किस पर दाब, द्रव्य की सतह पर। कि वाष्प द्वारा द्रव्य की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। सर परिभाषा याद रखना। और ये लिखो, मैं साम्य वाष्प दाब तब ये लिख देता हूं, साम्य अवस्था पर, साथ साथ नोट्स नहीं, नोट्स, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। साम्य अवस्था पर निश्चित ताप पर, ताप नहीं बदलना चाहिए वरना दाब बदल जाए, निश्चित ताप पर वह वायुमंडलीय दाब पर, यानी दाब भी उतना ही रहना चाहिए, वायुमंडलीय दाब पर, निश्चित ताप व वायुमंडलीय दाब पर वाष्प द्वारा, वाष्प द्वारा द्रव्य की सतह पर, वाष्प द्वारा द्रव्य की सतह पर लगाया गया दाब, लगाया गया दाब साम्य वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। बातें नहीं भाई पीछे सुनो। इस साम्य अवस्था पर ध्यान देना, साम्य अवस्था का मतलब है कि जितना द्रव्य वाष्प में बदल रहा है उतनी वाष्प पुनः किस में बदल रही है, द्रव्य में, वो कहते हैं साम्य अवस्था। इनके मध्य, द्रव्य और वाष्प के मध्य, कि जब साम्य अवस्था हो और तापमान भी निश्चित हो और वायुमंडलीय दाब भी निश्चित हो, उस समय जो वाष्प बनी हुई है, जो जितनी वाष्प बनी हुई है वो मात्रा फिक्स रहेगी ना, क्योंकि वाष्प जितनी द्रव्य में बदलेगी द्रव्य उतना वापस वाष्प में, तो वो मात्रा निश्चित होगी तो दाब भी निश्चित होगा। तो साम्यावस्था पर निश्चित ताप पर वायुमंडलीय दाब पर वाष्प द्वारा द्रव्य की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, साम्य वाष्प दाब। अब आगे बढ़ो। अब अपन ने साम्य वाष्प दाब तो समझ लिया। अब यहां देखो वाष्प दाब क्या, आप इतना याद रखो, वाष्प द्वारा द्रव्य की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब, और साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब साम्य वाष्प दाब। अब इनसे संबंधित एक इंपॉर्टेंट नियम है, राउल्ट का नियम। राउल्ट, राउल्ट सुनो, क्या है राउल्ट नियम, समझते हैं ध्यान से, इंपॉर्टेंट भी है बेटा और अच्छा खासा टॉपिक है ये ध्यान से, इस पे ध्यान देना है अपने, ध्यान से ध्यान दी। देखो अपन ये मान के चलते हैं सर, क्या मान के चलते हैं, देखो अपन ये कहते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो एक पात्र है, ये पात्र तो अपन ने बंद कर दिया, तो बंद करके इसमें द्रव्य डाल दिया, इसको नाम अपन दे देते हैं शुद्ध द्रव्य वन। शुद्ध द्रव्य वन का क्या मतलब है, शुद्ध शब्द इसलिए जोड़ा है, ये द्रव्य अकेला है, इसमें और कुछ नहीं है। ये पानी है तो सिर्फ पानी है, एल्कोहल है तो सिर्फ एल्कोहल है, HCl है तो सिर्फ सिर्फ HCl है, शुद्ध लिक्विड है। अपने लिख दिया शुद्ध द्रव्य वन। उसी प्रकार मान लो, उसी प्रकार अपन ने क्या किया, एक पात्र और लिया, उसको भी ऐसे बंद कर दिया, और उसमें दूसरे प्रकार का द्रव्य लिया मगर वो भी शुद्ध है, यानी उसमें और कुछ नहीं है, तो यहां लिख दिया शुद्ध
द्रव्य 2। पहले को अपन ने नाम दिया है द्रव्य 1, दूसरे को नाम दिया है द्रव्य 2। दोनों ही शुद्ध है। शुद्ध का मतलब है उनमें सिर्फ वो है, दूसरा कोई द्रव्य नहीं है। तो यहाँ शुद्ध द्रव्य 1, यहाँ शुद्ध द्रव्य 2। अब इन दोनों को 1 और 2 को अपन ने मिला दिया, और मिलाने से हमें अब देखो यहाँ विलेय भी द्रव्य है और विलायक भी द्रव्य है। दोनों द्रव्य है, दोनों शुद्ध है। अब इनको मिलाएंगे, मिलाएंगे तो बनेगा विलयन सर। क्या बनेगा? विलयन बनेगा। जैसे अपन ने ये लिख, अब इसमें देखो, इसमें द्रव्य 1 भी है और इसमें द्रव्य 2 भी है सर। द्रव्य 2, ये तो विलयन है ना। तो यहाँ जो वाष्प बनेगी वो द्रव्य 2 की भी बनेगी और द्रव्य 1 की भी बनेगी, द्रव्य 2 की भी और द्रव्य, देखो वापिस ध्यान से देखते हैं, ये क्या हो गया? विलयन हो गया सर। अब ध्यान दो, हमने क्या किया, 2 पात्र लिए। पहले पात्र में एक प्रकार का कोई द्रव्य रखा जिसे शुद्ध द्रव्य 1 कहा गया। दूसरे पात्र में दूसरे प्रकार का कोई शुद्ध द्रव्य रखा गया जिसे शुद्ध द्रव्य 2 कहा गया। तीसरे पात्र में दोनों को मिला के बना दिया गया विलयन, जिसमें द्रव्य 1 भी है और द्रव्य 2 भी है। दोनों की वाष्प बन सकती है, दोनों वाष्पशील है, दोनों द्रव्य वाष्पशील। अब देखो, जो शुद्ध द्रव्य 1 है, उस द्रव्य 1 की जो वाष्प बनेगी उसके द्वारा जो दाब लगेगा उसको कहेंगे वाष्प दाब। वाष्प दाब, और इसको अपन लिख देंगे P1 नोट से, शुद्ध द्रव्य 1 का वाष्प दाब, ऐसे लिख देते। शुद्ध द्रव्य 1 का जो वाष्प दाब है उसको क्या लिखेंगे? P1 नोट। नोट मानी नहीं मानी जीरो, ये ओ है ना, इसको नोट पढ़ा जाता है, जीरो ओ है ना, तो इसको कह दिया P1। देखो 1 का मतलब तो है पहला द्रव्य, P का मतलब है प्रेशर यानी वाष्प दाब, और शुद्ध अवस्था में है तो नोट और लगा दिया, एकदम P1 नोट। तो जाहिर सी बात है शुद्ध द्रव्य 2 का वाष्प दाब क्या होगा फिर? शाबाश, P2 नोट। पहले द्रव्य का जो अब खुद का वाष्प, देखो पहला द्रव्य वाष्प बनेगी, ये वाष्प यहाँ दाब लगाएगी, वो कहलाएगा वाष्प दाब। वाष्पा दाब लिख दिया मैंने, वो होगा वाष्प दाब। और वाष्प दाब जो होगा उसको कह देंगे P1 नोट। दूसरे द्रव्य की जो वाष्प बनेगी, वो जो यहाँ पर दाब लगाएगी इस द्रव्य की सतह पर, वो होगा P2 नोट। शुद्ध द्रव्य 2 का वाष्प दाब P2 नोट। अब ये कह रहा है विलयन में द्रव्य 1 भी है, द्रव्य 2 भी है, दोनों की वाष्प है, तो दोनों का ही वाष्प दाब लगेगा। अब सुनो, मान लेते हैं जो द्रव्य 1 है, यहाँ जो द्रव्य 1 है, द्रव्य 1, उसके वाष्प का जो वाष्प दाब है ना उसको विलयन में कहेंगे द्रव्य 1 का जो आंशिक वाष्प दाब बोलते हैं उसको, आंशिक। आंशिक बिंदु लगाना है, आंशिक बन जाए। द्रव्य 1 का आंशिक वाष्प दाब, उसको अब कहेंगे P1। देखो पहले द्रव्य का विलयन में जो वाष्प दाब लगेगा उसको P1 कहते हैं। फिर अपन यहां पर लिख देते हैं द्रव्य 2 का विलयन में आंशिक दाब या आंशिक वाष्प दाब, उसको कहेंगे P2। ये कुछ टर्म्स है, इन पे राउल्ट नियम बनेगा, ये समझनी पड़ेगी, है ना, थोड़ा ध्यान रखना। वापिस मैं वापिस रिपीट कर रहा हूँ, 2 पात्र लिए हैं अपन ने। पहले पात्र में एक प्रकार का द्रव्य लिया है जिसको अपन कह रहे हैं शुद्ध द्रव्य 1। दूसरे पात्र में दूसरे प्रकार का द्रव्य लिया है, वाष्प इसकी भी बन सकती है, इसको कहते हैं शुद्ध द्रव्य 2। दोनों की ही जो द्रव्य है वो वाष्प में बदलेगी, दाब लगाएगी, दोनों का अपना वाष्प दाब होगा जब वो अकेले हैं शुद्ध अवस्था में।
पहले द्रव्य के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को कहा है P1 नोट और दूसरे द्रव्य के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को कहा है P2 नोट। इन दोनों को मिला के अपन ने बना दिया विलियन, और विलियन बना दिया तो विलियन में दोनों ही द्रवों की वाष्प होगी, दोनों का ही वाष्प दाब लगेगा। तो पहले विलियन में पहले द्रव्य का जो वाष्प दाब है उसको कह रहे हैं P1। P1 आपको अंतर याद रखना है, P1 और P1 नोट में, P2 और P2 नोट में। देखो P2 क्या है, द्रव्य 2, वहां भी P2 क्या है, द्रव्य 2 का वाष्प दाब, यहाँ भी द्रव्य 2 का वाष्प दाब, मगर P2 नोट तो है जब अकेला शुद्ध द्रव्य था 2, और P2 है जब विलियन में जो दूसरा द्रव्य है उसका वाष्प दाब क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं लिख दूं यहाँ। अब यहाँ चलो पहले राउल्ट का नियम देख। अब देखो, ध्यान दो, राउल्ट ने ये कहा कि इस विलियन में किसका वाष्प दाब ज्यादा लगेगा, विलियन का जो टोटल वाष्प दाब है उसमें किसका वाष्प दाब ज्यादा लगेगा। तो जाहिर सी बात है जो द्रव्य ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। जैसे एक बार अपन इमेजिनेशन में मानते हैं अपन ने इसके 50 कण लिए, द्रव्य 1 के कितने लिए 50 और द्रव्य 2 के कितने लिए 100, और इनको मिला के विलीन बना दिया। बताओ द्रव्य 1 ज्यादा है या द्रव्य 2? द्रव्य 2। और अगर द्रव्य 2 ज्यादा है तो उसकी वाष्प भी ज्यादा बनेगी, वाष्प ज्यादा बनेगी 1 की अपेक्षा, है ना। वाष्प ज्यादा बनेगी तो उसका दाब भी ज्यादा लगेगा। इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि विलियन में किसका दाब ज्यादा होगा, यानी P1 ज्यादा होगा या P2 ज्यादा होगा, ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि किसकी मात्रा ज्यादा है, द्रव्य 1 की मोलबिन ज्यादा है या द्रव्य 2 की मोलबिन ज्यादा है। तो सुनो, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार नियमानुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप व दाब पर, मैं लिख देता हूं, स्थिर ताप व दाब पर किसी विलियन में, किसी विलियन में उपस्थित, किसी विलियन में उपस्थित किसी घटक यानी 1 या 2, किसी घटक का वाष्प दाब, P1 P नोट कर रहे थे ना, वो विलियन में जो घटक उपस्थित है उसका वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्या मतलब है, जैसे अपन ने कहा द्रव्य 1, यानी जैसे अपन ने, मैं एक बार वापिस बनाता हूँ थोड़ा, जैसे ये है, ये विलियन है, इसमें द्रव्य 1 का जो वाष्प दाब होगा उसको अपन ने क्या कहा था, P1, तो वो समानुपाती होगा अक्ष 1 के। ये राउल्ट का नियम है। और जो P2 है वो समानुपाती होगा अक्ष 2 के। समझ पा रहे हो, समझ रहे हो? देखो, नहीं समझे सुनो, कि विलियन में द्रव्य 1 भी है, द्रव्य 2 भी है, ऐसे करके द्रव्य 3 भी हो सकता है, 4, यानी 4-5 द्रव्यों को मिला के भी विलियन बना सकते हैं। अब ये कह रहा है विलियन में वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा, पहले द्रव्य का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। तो राउल्ट ने कहा साहब जो ज्यादा मात्रा में होगा, मोल भी ज्यादा होगी, उसकी वाष्प ज्यादा बनेगी, वाष्प ज्यादा बनेगी तो उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है। यही राउल्ट के नियम को समीकरण में ऐसे लिखा गया, P1 समानुपाती अक्ष 1 और P2 समानुपाती अक्ष 2। अब हमें पता है कि जब भी समानुपाती के चिन्ह को हटा के हम बराबर का चिन्ह लाते हैं तो एक नियतांक आता है, एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आता है। वो क्या है सुनो, P1 इक्वल्स टू P1 नोट अक्ष 1 और P2 इक्वल्स टू P2 नोट अक्ष 2। P1 बराबर P1 नोट अक्ष 1 और P2 बराबर P2 नोट। अब ये P1 नोट और P2 नोट क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूं क्या है,
P1 नोट तो है शुद्ध द्रव्य 1 का वाष्प दाब, और P2 नोट क्या है, शुद्ध द्रव्य 2 का वाष्प दाब। तो फिर ये P1 क्या है, चलो मैं सबके बारे में लिख देता हूँ। यहाँ कहाँ, यहाँ P1 क्या है, यहाँ P1 नोट क्या है, और यहाँ x1 क्या है। फिर यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ P2 क्या है, P2 नोट क्या है, और x2 क्या है। चलो बताओ, P1 क्या है, P तो होता है प्रेशर माने वाष्प दाब, 1 यानी द्रव्य 1 का, पर P1 नोट होता तो शुद्ध द्रव्य होता, ये तो P1 है। तो विलियन में हम लिखेंगे, विलियन में द्रव्य 1 का आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब या दाब विलियन में, और P1 नोट शुद्ध द्रव्य, जब वो शुद्ध था, विलियन में नहीं, शुद्ध, शुद्ध द्रव्य 1 का वाष्प दाब। सर फिर x1 क्या है, पढ़े हैं अपन ने पीछे, सांद्रता के पद में मोल बिन, द्रव्य 1 की मोल अंश या मोल बिन। अब इसी प्रकार P दूसरे फॉर्मूले में चेक करते हैं, P2 क्या है, विलियन में द्रव्य 2 का आंशिक दाब, और P2 नोट शुद्ध द्रव्य 2 का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव्य 2 का वाष्प दाब, और x2 सॉरी द्रव्य 2 की मोलंश या मोलबिन। ये चीजें, अब ये समीकरण देने के बाद राउल्ट ने ये भी कहा कि सर ये तो देखो P1 तो हो गया अकेले द्रव्य 1 का विलियन में वाष्प दाब, P2 हो गया उसी विलियन में द्रव्य 2 का वाष्प दाब, तो बोला पूरे विलियन का वाष्प दाब कितना होगा। तो डाल्टन के नियमानुसार, डाल्टन नाम का एक वैज्ञानिक था, डाल्टन के नियमानुसार, नियमानुसार हम ये लिख सकते हैं कि जो P टोटल होगा, टोटल का मतलब क्या है, कुल वाष्प दाब इसका विलियन का, वो होगा P1 प्लस P2 के बराबर। ये 3 समीकरण बार बार काम में आएगी। ये बार बार लिख, तो ये हो गया, सुनो थोड़ा रिपीट कर। तो राउल्ट के नियमानुसार हो गया P1 बराबर P1 नोट x1, फिर हो जाएगा P2 बराबर P2 नोट x2, और लास्ट की समीकरण बन जाएगी P टोटल बराबर P1 प्लस। ये 3 समीकरणें राउल्ट के नियम की व्याख्या करती है। तो मैं बता चुका हूं, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैंने विस्तार से अच्छे से बताया है, तसल्ली से पढ़िए समझिए, सब समझ में आएगा बेटा। हार्ड जैसा कुछ है भी नहीं, एकदम ईजी है। देखो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया राउल्ट का नियम, थोड़ा इसमें चीजें आप समझ गए होंगे, मैं बताता हूँ, थोड़ा रिपीट। देखो हमने क्या किया, 2 प्रकार के द्रव्य लिए, पहले एक प्रकार का द्रव्य है, दूसरे पात्र में दूसरे प्रकार का द्रव्य है। पहले द्रव्य की जो वाष्प बनेगी, वो जो दाब लगाएगी उसको कह रहे हैं शुद्ध द्रव्य 1 की वाष्प दाब P1 नोट, को अलग करो। ये दूसरे पात्र में दूसरा द्रव्य है जिसे द्रव्य 2 कह रहे हैं, शुद्ध द्रव्य 2, उसकी भी वाष्प बनेगी, वो भी दाब लगाएगी, तो वो हो गया शुद्ध द्रव्य 2 का वाष्प दाब P2 नोट, और इन दोनों को मिला दिया तो एक विलियन बन गया। अब विलियन में जो पहला द्रव्य है द्रव्य 1, उसका कितना दाब लगेगा, बोला P1,
और दूसरे द्रव्य की वाष्प का कितना बोला, P2 है। अब देखो अपन कह रहे हैं, यानी अपन क्या कह रहे हैं, राउल्ट कह रहा है कि राउल्ट के नियमानुसार स्थिर ताप दाब पर किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का वाष्प दाब उसकी मोल बिन के समानुपाती होती है। तो दो घटक उपस्थित है, 1 और 2। पहले घटक का वाष्प दाब उसकी मोल बिन यानी x1 के समानुपाती है। दूसरा घटक यानी दूसरा द्रव्य P2, उसका वाष्प दाब P2 है ना, वो समानुपाती है x2 के। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाया तो P1 नोट और P2। अपन देखो इसको थोड़ा विस्तार से ऐसे भी लिख सकते। अब देखो समीकरण 1 और 2 यानी P1 और P2 की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं P2 बराबर P1 की जगह क्या लिखे, P1 की जगह क्या लिखे, P1 नोट x1 प्लस P2 की जगह क्या लिखे, P2 नोट x2। ठीक है, आगे देखो अपन एक चीज और जानते हैं सर, क्या जानते हैं, x1 प्लस x2 बराबर कितना, बताओ देखें। पढ़ा था क्या, मोल अंश मोल प्रभाव पढ़ा था, एक लाइन आई थी कि किसी भी विलयन के सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग सदैव एक होता है। तो यहाँ दो ही तो घटक है, x1 और x2, तो इनकी मोल भिन्न का योग एक आएगा। अगर एक आएगा, मुझे x1 की वैल्यू चाहिए, x1 बराबर 1, तो पहले ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा 1 माइनस x। x1 की वैल्यू अपन ने निकाल ली 1 माइनस x2, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, x1 की वैल्यू यहाँ x1 की जगह ये बन जाएगा PT बराबर P1 नोट, x1 की जगह क्या लिखे 1 माइनस x2 प्लस P2 नोट x2। अब इसको गुणा कर लेते हैं, P1 नोट को 1 से गुणा करोगे 1 नोट माइनस क्या आ गया P1 नोट x2। इसको P1 नोट को पहले 1 से भी करना पड़ेगा, P1 नोट को माइनस x2 से भी करना पड़ेगा। P1 नोट को 1 से किया तो P1 नोट, P1 नोट को माइनस x2 से किया तो माइनस P1 नोट x2, आगे वो एज इट इज नोट। अब देखो P1 नोट को तो मैं P1 नोट लिख देता हूँ। अब सुनो ध्यान से, इन दोनों में कॉमन क्या है, x2 x2। मैं एक काम करता हूँ, देखो अगर मैं x2 कॉमन लेता हूँ तो बच जाएगा P2 नोट और माइनस P1 नोट। तो अपन एक काम करते हैं, प्लस को पहले लिख लेते हैं। देखो x2 को तो मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो x2 को कॉमन लेकर पहले अपन लिख लेते हैं P2 नोट, और इसको देखो पहले मैं लिख देता हूँ, कैसे हो जाएगा। अच्छा x2 कॉमन ले लेते हैं, x2 जैसे x2 कॉमन आएगा तो आ जाएगा P2 नोट माइनस P1 नोट प्लस x2 P2 नोट माइनस। और अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो सुनो, तो मैं पहले लिख ही देता हूँ, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, P1 नोट इसको उठा के पहले लिख देता हूँ प्लस P2 नोट x2 उठा के उधर लिख देता माइनस P1 नोट x। अब देखो एक काम कर लेते हैं, अभी ऐसे लिख देता हूँ P बराबर P1 नोट को तो P1 नोट ही रहने देता प्लस, अब यहाँ से इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ x2 को, x2 कॉमन आ गया। अब जब x2 कॉमन आ गया तो यहाँ तो बचा P2 नोट, यहाँ बचा माइनस P1। ये न्यूमेरिकल वगैरह में काम आएगी। इस तरह अपन समीकरणों की व्याख्या भी कर, राउल्ट के नियम से इस तरह अपन समीकरणों की व्याख्या भी कर सकते हैं अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो। बाकी इनमें चीजें तुम सब पहचानते हो। P1 क्या है बताओ देखे, विलियन में शुद्ध नहीं, विलियन में द्रव्य एक का वाष्प दाब, P1 नोट शुद्ध अवस्था में द्रव्य एक का वाष्प दाब, x1 विलियन में पहले द्रव्य की मोल भिन्न, ऐसे करके PT क्या है, टोटल प्रेशर कुल दाब, है ना। ये चीजें अपन ने पढ़ी, ये राउल्ट का नियम है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, के बाद में इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तो अपन अगली वीडियो में कवर करेंगे, इसका नाम है आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श व अनादर्श, ये अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे।
तो आप सभी से निवेदन है, अब पाठ अपने फ्लो में आ चुका है, आप भी सीट बेल्ट बांध के तैयार हो जाइए। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं, समय व्यतीत करने के लिए अगर आप यहाँ हैं तो गलत जगह है, आपको जाना चाहिए रील्स पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक। अगर आपका उद्देश्य जल्दी 12th स्टार्ट करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, बाद में लेट पढ़ाई स्टार्ट करने पर जो प्रेशर आता है उस प्रेशर से बचने का है, समय को सही जगह लगाने का है, तो आप सही जगह पर मौजूद मैं इतना सा कहूंगा, हो सकता है हम आपके मनोरंजन करने में असमर्थ रहें, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य भी नहीं है, मुख्य उद्देश्य तो बिल्कुल नहीं है। एक टीचर का काम होता है जो बहुत मुश्किल है इस यूट्यूब के दौर में बेटा। मजाक मस्ती इन पे ज्यादा फोकस कर दिया गया है, क्योंकि तुम बच्चों को वही सब देखना होगा। सबके लिए नहीं कहता, जिन बच्चों को यही सब चाहिए उनको ऐसे ही लोग पसंद आए। पर अगर मुख्य उद्देश्य पढ़ाई का रहेगा तो आपको सीरियस टीचर्स अच्छे लगेंगे, तो आपके हित की बात करें। तो मैं आपको बस निवेदन करूंगा, बच्चे हो, समय के साथ सब कुछ सीख जाओगे, मेच्योरिटी टाइम के साथ आती है। बस मैं इतना सा कहूंगा, एकदम परफेक्ट जगह हो, लगे रहो, जो चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट किया करो, वीडियो अच्छा लगे, सर ने घंटा भर मेहनत की है, अच्छा वीडियो है, कुछ सीख के जा रहे हैं, तो लाइक जरूर किया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। तुम्हारी स्टोरी पे लोगों की स्टोरीज बहुत लगती होगी, यहीं चैनल BCS एकेडमी, अपने SP सर, अपने लालचंद जी सर, इनके स्टेटस वीडियोज के जरूर लगाइए ताकि लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुंच सकें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।